हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में आरटीई एक्ट को डिस्कस करेंगे। आरटीई एक्ट 2009 यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम। आप कोई भी एग्जाम के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका टेट एग्जाम हो, चाहे आपका जॉब वाला एग्जाम हो टीचिंग से रिलेटेड, तो आपको एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता ही मिलता है। और आज की इस छोटी सी वीडियो में बिना किसी टाइम वेस्ट के आपको इस टॉपिक को इनकी सारी सेक्शंस के साथ, सारे चैप्टर्स के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगी, कम से कम समय लेते हुए। और उम्मीद करूंगी कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। राइट टू एजुकेशन एक्ट की बात करते हैं, 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है, अगर फुल फॉर्म की बात करें तो प्लीज ध्यान में रखिएगा, कई बार आपसे बेसिक चीजें भी पूछ लेती हैं, भाई होता है क्या है ये पूरा, अगर कंप्लीट फॉर्म में अगर खोल के दिखाएं इसको, तो राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। ठीक है, ये कंप्लीट फॉर्म में इसका नाम है। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो आप हिंदी में भी इसको ध्यान में रखेंगे और इंग्लिश में भी इस चीज को ध्यान में रखेंगे, कई बार आपसे ऐसे भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा इसका मतलब क्या है। भाई देखो, राइट टू एजुकेशन एक्ट है। अब एक्ट है, दैट मीन्स आपकी शिक्षा से रिलेटेड है ये सारी चीजें, कि बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन यहाँ पर प्रोवाइड करी जाए। और बात करता है किसकी, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात करता है। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात करता है। चलिए, एजुकेशन। और हमेशा मैं आपको यही कहती हूँ कि मैं ऐसे इंपॉर्टेंट शब्द आपको लिखाती हूँ जिनके बेस पर आप ऑप्शंस को जो है आराम से टिक कर सकते हो। यानी कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण की बात करता है, हिंदी में आपको ऐसे दिखाई देगा, शिक्षा का सार्वभौमिकरण। ठीक है, इसका मकसद है ये, इसका उद्देश्य है ये। अब इसका क्या मतलब है कि कोई भी बच्चा हो, भाई कहीं पर भी किसी भी जगह में किसी भी मतलब अपने कंट्री का कोई भी बच्चा जो है शिक्षा से वंचित ना रहे, उसको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का अधिकार है ये। और साथ ही जब भी यूनिवर्सलाइजेशन की बात होती है कि भाई कोई भी बच्चे को आप वंचित नहीं रख सकते हो। और एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करी गई है, एलिमेंट्री एजुकेशन उस बच्चे को जो है वो प्रोवाइड की जाए। ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन। और कौन सी एजुकेशन, पहली से लेकर के 8वीं कक्षा तक की, 8वीं क्लास तक की शिक्षा की बात करी गई। भाई यहां से पहली से लेकर 8वीं कक्षा तक की जो शिक्षा उस बच्चे को मुफ्त कराई जाए, बिल्कुल फ्री एंड बिना किसी कॉस्ट के कराई जाए, ये मकसद है बेसिकली इस चीज का। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, कई बार आपको ऑप्शन में ना ऐसे यूनिवर्सलाइजेशन अगर देखने को मिले तो आप इस चीज को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, बहुत ही पॉजिटिव आपकी ये लाइन बन जाती है। इतनी चीजें आपको क्लियर हुई। ध्यान में रखिएगा, जब भी इस चीज को लाया गया तो आपको एक चीज जो क्वेश्चन में पूछनी जाती है, भाई किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत आरटी को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो संविधान के अंदर 86वां जो संविधान संशोधन आपका किया गया। ठीक है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, 86वां संविधान संशोधन किया गया, जहां पर आपका एक आर्टिकल ऐड किया गया, दैट इज 21A। ठीक है, आर्टिकल 21A यहां पर ऐड किया गया और इसके तहत ये कहा गया कि बच्चों को है 6 से लेकर के 14 साल तक के बच्चे को, 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चे को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात करी गई, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की। ठीक है, ध्यान में रखिएगा किस संविधान संशोधन के तहत, 86वें संविधान संशोधन के तहत। और कौन सा आर्टिकल ऐड किया गया, तो 21A, ब्रैकेट में ए आर्टिकल को ऐड किया गया। और यहां पर कहा गया कि 6 से 14 साल के बच्चे को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात करी गई है। और साथ ही अगर आपने आरपीडब्ल्यूडी एक्ट पढ़ा है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट अगर पढ़ा है, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, वो भी 2016 वाला, 2016 वाला, तो मैंने उसमें आपके साथ डिस्कस किया था कि जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनकी जो शिक्षा है वो फ्री कब तक के लिए करी गई है, 6 to 18 ईयर्स तक के लिए करी गई है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ठीक है, तो अगर नॉर्मल बच्चे की बात करी जाए तो क्या होगा आपका, 6 से 14 साल तक के बच्चे को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। और अगर डिसेबल बच्चों को, स्पेशल बच्चे की अगर बात करी गई है, तो 6 से 18 साल के बच्चे को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात यहां पर करी गई है। ठीक है, और इस चीज को सुनिश्चित करने का काम किसका है, आरटीई एक्ट का है। वे बच्चे को शिक्षा मिलेगी, क्या स्टेट की ड्यूटी है, क्या सेंट्रल की ड्यूटी है, कोई कौन आपका रेस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज है, ये सारा सुनिश्चित करने का काम इस एक्ट के तहत आपको बताया गया है। सबकी ड्यूटीज यहाँ पर मेंशन करी गई है, पर्टिकुलर सेक्शन बनाए हुए हैं, धाराएं बनाई हुई है। उन धाराओं को हम पढ़ेंगे 1 से लेकर के, और 38 धाराएं यहाँ पर है, सारी की सारी धाराओं को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, और किस धारा में क्या चीज बोली गई है ये भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो सारी जरूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको कराऊंगी सारी, और इंपॉर्टेंट भी आपको मार्क करा दूंगी, कौन कौन सी आपको ध्यान रखनी ही रखनी है। ठीक है, इतनी चीजें आपको क्लियर हुई। ठीक है जी, डन, इतनी चीजें आपको क्लियर हुई। तो ये कुछ बेसिक चीजें हमने यहाँ पर पढ़ ली है। अच्छा, एक चीज और प्लीज ध्यान में रखिएगा कि आरटीई को इंप्लीमेंट करने वाला, आरटीई को इंप्लीमेंट करने वाला इंडिया जो है वो कौन से नंबर का कंट्री बना, इंडिया जो है वो 135
135th जो है कंट्री बना, ठीक है, 135th, यानी कि आरटी जो हमने इंप्लीमेंट किया तो हम किस नंबर पर थे, 135th नंबर पर था। ये इतनी भी चीजें आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हो। अब थोड़ी सी डेट आप ध्यान में रख लीजिए इससे पहले कि हम सारे सेक्शंस की तरफ मूव ऑन करें, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट डेट आपको पता रहनी चाहिए भाई, जब हम एक्ट की बात करते हैं तो ये एक्ट जो है कब कब आए हैं, कहाँ से कब अप्रूव हुए हैं, ये सारी चीजें आपको पता रहनी चाहिए। तो 20 जुलाई 2009 का आप डेट याद रखेंगे, राज्यसभा से इसको पारित करा गया, ठीक है, राज्यसभा से, हिंदी में भी इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखा जाएगा RAJY, ठीक है, राज्यसभा से, और 4 अगस्त 2009 को इसको लोकसभा से पारित कर दिया गया। डेट जरूर ध्यान में रख लेना। इसके अलावा 26 अगस्त 2009 को प्रेसिडेंट ने इस पर सिग्नेचर कर दिए थे, अपनी मोहर यहां पर लगा दी थी, और उस टाइम पर जो प्रेसिडेंट थी वो कौन थी, प्रतिभा सिंह पाटिल थी, प्रतिभा सिंह पाटिल थी उस टाइम पर। ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ठीक है। और पूरे इंडिया में इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया 1 अप्रैल 2010 को, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ करके। ये भी आप ध्यान में रख लेना, ठीक है, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर 1 अप्रैल 2010 को RTE एक्ट को ऑल ओवर इंडिया में लागू कर दिया गया था, इंप्लीमेंट कर दिया गया था, ठीक है, इंप्लीमेंट यानी कि लागू करना, इसको लागू कर दिया गया था। थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। आप ऐसे याद कर सकते हो भी 1 अप्रैल से हमारे सेशन स्टार्ट होते हैं ना, स्कूल के नया सेशन स्टार्ट हो जाता है, तो ऐसे ध्यान में रखना, नया सेशन स्टार्ट हुआ, आपका RTE एक्ट जो है वो लागू हो गया 1 अप्रैल 2010 को। डन, इतनी चीजें आपको यहाँ पर क्लियर हुई। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ RTE एक्ट। स्ट्रक्चर यानी कि उसके अंदर क्या क्या चीजें बात करी गई है। तो कुल 7 चैप्टर्स की यहाँ पर बात करी गई है। कितने अध्याय आपको देखने को मिलते हैं RTE एक्ट में, 7 अध्याय आपको देखने को मिलते हैं। सेक्शन यानी कि धाराओं की बात करें तो 38 सेक्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। स्केड्यूल कितने, अनुसूची कितनी है, तो 1 है। और अगर आपसे पूछी जाए भाई सबसे बड़ा चैप्टर कौन सा है, तो 4th चैप्टर जो है वो आपका सबसे बड़ा है, ठीक है, 4th चैप्टर जो है वो आपका सबसे बड़ा है, जिसके अंदर आपको सबसे ज्यादा धाराएं देखने को मिलती है। 12 से लेकर के 28 जो सेक्शन है वो आपको इस चैप्टर के अंदर देखने को मिलते हैं, जो कि हम अभी डिस्कस भी करेंगे। तो ये थोड़ी सी जानकारी है, इससे पहले कि हम सभी चैप्टर्स और धाराओं की बात करें कि इस धारा में क्या चीज बोली गई है। बहुत सारी चीजें जो आपको एग्जाम में पूछी जाती है, और इससे रिलेटेड लाइव क्वेश्चन मैं आज रात को 9 बजे आपके साथ डिस्कस करूंगी। काफी सारे क्वेश्चन हम अटेंड करेंगे। तो ये था इतना आज के लिए, और साथ ही अभी हम इससे रिलेटेड चलिए सेक्शंस को देख लेते हैं, और कौन कौन से चैप्टर के अंदर कौन कौन से सेक्शंस आ जाते हैं इसकी भी बात कर लेते हैं। चैप्टर 1 के अंदर क्या बात कर रहा है, तो जो चैप्टर 1 है उसके अंदर इंट्रोडक्शन है। भाई कोई भी चीज जब भी स्टार्ट होती है तो पहले उसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि हम कर क्या रहे हैं। तो चैप्टर 1 के अंदर क्या है, इंट्रोडक्शन है। इसके अंदर आपके 2 सेक्शन शामिल है। किस चैप्टर के अंदर कितने सेक्शन है ये भी थोड़ा ध्यान में रख लेना। तो इसके अंदर 2 सेक्शन है ओनली। और सेक्शन 1 के अंदर, चैप्टर 1 के अंदर 2 सेक्शन है। सेक्शन 1 क्या कहता है, तो ये आपका जो टाइटल है, जो मेन आपका फुल फॉर्म है, उसकी ही बात करता है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ठीक है। और ये जो एक्ट है ये हर कहां पर एप्लीकेबल नहीं है, ये भी आपका सेक्शन 1 में बात करी गई है। तो जितने भी मदरसे हैं, जितने भी वैदिक स्कूल है, ठीक है, जो भी आपके रिलीजियस ट्रेनिंग वाले स्कूल है, मतलब धार्मिक प्रशिक्षण देने वाले जितने भी स्कूल है, वहां पर ये लागू नहीं होता है। मदरसों में, वैदिक पाठशालाओं में और धार्मिक प्रशिक्षण देने वाले विद्यालयों में ये लागू नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी थोड़ा ध्यान में रख लेना कहां कहां पर इसको लागू नहीं किया गया है। सेक्शन 2 बात करता है डेफिनेशंस की। अब यहाँ पर इस RTE एक्ट के अंदर आपको बहुत सारे ना टर्म्स देखने को मिलेंगे। उन सभी टर्म्स को डिफाइन करने का काम सेक्शन 2 में किया गया है, ठीक है। इतना ही मतलब नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देख लो फिर भी। तो प्रॉपर गवर्नमेंट क्या होती है, इसकी डेफिनेशन सेक्शन 2 में दी गई है। डिप्राइव्ड चिल्ड्रन यानी कि अभावग्रस्त बच्चे कौन होते हैं, जिनके पेरेंट्स की जो आय है वो कम होती है, वो ऐसे बच्चे आते हैं, ठीक है, जो कि पेरेंट्स जो है उनकी बेसिक इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है, ऐसे बच्चे डिप्राइव्ड चिल्ड्रन कहे जाते हैं। लोकल पेरेंट्स मतलब वहां के जो स्थानीय अभिभावक है, पेरेंट्स हैं, उनकी बात करेगी। स्कूल आपको पता है, चाइल्ड आपको पता है 6 से 14 साल की शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बच्चे भी 6 से 14 साल के बच्चे होंगे। एलिमेंट्री एजुकेशन क्या है, आपकी 1 से 8वीं तक की शिक्षा की बात करेंगे। तो ये डेफिनेशन है जो कि सेक्शन 2 के तहत करे गए हैं। अब बात आती है चैप्टर 2 में क्या है। तो जो चैप्टर 2 है आपका, उसके अंदर आपके कितने सेक्शन आ जाते हैं, इसके अंदर आपके 3 सेक्शन आ जाते हैं, सेक्शन 3 to 5, ठीक है। चलिए सेक्शन 3 क्या कहता है, सेक्शन 3 कहता है कंपलसरी एजुकेशन। कौन सा, 6 to 14 ईयर्स की कंपलसरी एजुकेशन की बात सेक्शन 3 में कही गई है। पूछा जा सकता है और ऐसे पूछा भी जाता है कि किस सेक्शन में ये कहा गया है, किस सेक्शन में वो कहा गया है, ठीक है, तो वो ध्यान में रखना। तो 6 से 14 साल का जो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन है वो चैप्टर 2 के
धारा 3 में कही गई है, ये चीज ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए सेक्शन 4 क्या कहता है कि जो स्पेशल प्रोविजन है बच्चे को वो प्रोवाइड कराया जाएगा। अब ये जो विशेष प्रावधान है ये क्या है, ये आपको पता रहना चाहिए है कि ऐसे बच्चे जिनको एडमिट नहीं किया गया है, हु हैव नॉट कंप्लीटेड एलिमेंट्री एजुकेशन, उनको एज बेस्ड एडमिशन का प्रावधान है। एज बेस्ड मतलब मान लो कोई एक बच्चा है और वो किसी कारणवश स्कूल से उसने मतलब वो स्कूल नहीं जा पाया, उसका ड्रॉप हो गया है, और अब वो जो बच्चा है उसकी उम्र 10 वर्ष है, मतलब 10 ईयर्स, अगर उसकी 10 साल का वो बच्चा है तो उसकी एज के अकॉर्डिंग आप उसको एडमिशन देंगे। ये नहीं करेंगे कि इसने तो स्कूल ही नहीं गया तो इसको मैं नर्सरी में बिठाऊंगा या इसको मैं फर्स्ट क्लास में बिठाऊंगा। वो 10 साल का बच्चा जो है 5वीं कक्षा में बैठने के लायक है तो उसको 5वीं कक्षा में ही आप एडमिशन देंगे। एज के ऊपर बेस्ड एडमिशन है ये, ठीक है। तो ये किस धारा में कहा गया है, ये धारा 4 में यहाँ पर कहा गया है कि एज बेस्ड एडमिशन की बात करेंगे। जिस उम्र का बच्चा है उसको उसी उम्र में, उम्र के अकॉर्डिंग आप एडमिशन देंगे। उसके बाद सेक्शन 5 है आपका राइट टू ट्रांसफर टू अदर स्कूल। अगर कोई बच्चा अपना ट्रांसफर कराना चाहता है तो आप उसको मना नहीं कर सकते हो, ठीक है। स्कूल की ये जिम्मेदारी है कि आप उस बच्चे को ट्रांसफर करेंगे जहां वो करवाना चाहता है। विद्यालय का स्थानांतरण करने का जो प्रावधान है वो धारा 5 में किया गया है, और विद्यालय स्थानांतरण के साथ साथ बालक के सभी अधिकारों का भी स्थानांतरण किया जाएगा। ये कौन बोलता है, ये सेक्शन 5 यहाँ पर बोलता है, ठीक है। इतना जरूरी नहीं है ये। चलिए चैप्टर 3 पर चलते हैं। चैप्टर 3 है ड्यूटीज ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। भाई सरकार का क्या कर्तव्य है, लोकल अथॉरिटी और पेरेंट्स के क्या कर्तव्य है, ये हम चैप्टर 3 में पढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान में रखिएगा किस चैप्टर में, चैप्टर 3 में। और यहाँ पर जो आपके आर्टिकल आ जाते हैं वो आपके 6 से 11 आर्टिकल यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। यानी कि 6 6 धाराएं आपकी इसमें आ जाती है, 6 से 11। तो जो सेक्शन 6 आपका क्या कहता है कि स्कूल का एस्टैब्लिशमेंट, अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये केवीएस में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो प्राइमरी स्कूल जो है वो कितने किलोमीटर के रेडियस में होना चाहिए है, और अपर प्राइमरी स्कूल कितने किलोमीटर के रेडियस में होना चाहिए है, ये आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। तो ये सेक्शन 6 में बात करी गई है। ये भी पूछ सकता है किस सेक्शन में बात करी गई है। तो प्राइमरी स्कूल जो है वो 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर के रेडियस में होनी चाहिए, ठीक है, प्राइमरी स्कूल। और जो अपर प्राइमरी स्कूल है वो किसके होने चाहिए, 2 से 2.5 किलोमीटर के रेडियस में आपके अपर प्राइमरी स्कूल है, ये 6 से 8 वाले, ये कब होने चाहिए, 2 से 2.5 किलोमीटर के रेडियस। तो ये रेडियस आपसे पूछा जाता है भाई, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो सेक्शन आ जाता है आपकी, नेक्स्ट जो धारा है वो 7 आ जाती है, और 7 में फाइनेंशियल रेशियो की बात करी गई है कि जितने भी स्कूल है उनके अंदर जो फाइनेंशियल चीजें हैं वो करने का काम कैसे कैसे होता है। तो ये आपसे बहुत पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 7 है ये। और इसमें ये कहा गया है कि जो फाइनेंशियल रेशियो है, यानी कि जो आप कह सकते हो कि वित्तीय अनुपात, ठीक है, तो वो सेंटर का और स्टेट का कितना परसेंट है, तो सेंटर यहाँ पर 60% देगी और स्टेट यहाँ पर 40% देगी, ठीक है। तो सेंटर और स्टेट का है 60:40 का। और जब भी बात आती है किसकी, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की, ठीक है, यानी कि उत्तरी पूर्वी जो राज्य है उनकी बात आती है, तो उसमें जो सेंटर है वो 90% देंगे और जो उत्तरी पूर्वी राज्य है वो 10% यहाँ पर देंगे। तो ये रेशियो जरूर ध्यान में रख लेना, 60-40 का नॉर्मली स्टेट में, और जो आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वहां पर 90 और 10 का रेशियो होता है। ये ध्यान में रख लेना, ये पूछा गया और मैंने बहुत बार देखा है। और ये भी ध्यान में रख लेना किस सेक्शन के तहत ये कही गई है। सेक्शन 8 बात करता है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की ड्यूटी क्या है, जैसे मिड डे मील से रिलेटेड, बुक्स वगैरह से रिलेटेड, ये सारी चीजें किन की है, ये इतना जरूरी नहीं है बट फिर भी ध्यान रख लेना सेक्शन 8 में, ठीक है। आपसे पूछ ले ऐसे ही पूछेगा भाई कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है उनकी ड्यूटी किस सेक्शन में डिसाइड करी गई है, तो मिड डे मील में मतलब मिड डे मील और बुक्स, ये ऐसी सारी जो चीजें हैं वो सेक्शन 8 में बात करी गई है। सेक्शन 9 है लोकल अथॉरिटी की ड्यूटी है। यहाँ पर लोकल अथॉरिटी मतलब जैसे साफ सफाई आ गई, एमसीडी वगैरह जिसमें आ गई, जिनका काम वहां पर देख रेख का होता है। तो सेक्शन 9 में जो है ये आपका है, इतना जरूरी नहीं है बट फिर भी हम कर रहे हैं यहाँ पर। सेक्शन 10 है कि पेरेंट्स और जो गार्जियन है उनके भी कुछ ड्यूटी है, उनके भी कुछ उत्तरदायित्व हैं, कि जैसे आप अपने बच्चे को घर पे नहीं रख सकते हो, आपका बच्चा अगर पढ़ने की उम्र में है तो आप उसको स्कूल में भेजेंगे, वो उसका अधिकार है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस बारे में बात करी गई है कि माँ बाप के भी कुछ कर्तव्य होते हैं यहाँ पर। और सेक्शन 11 है जिसमें गवर्नमेंट है प्री स्कूल एजुकेशन की बात करता है। प्री स्कूल एजुकेशन मतलब आंगनवाड़ी वगैरह, ठीक है, प्ले स्कूल एजुकेशन यानी कि पहली क्लास से जो पहले बच्चा पढ़ के आता है ना, जो आपकी ईसीसी के अंतर्गत आ जाता है, तो उसकी एजुकेशन आप कह सकते हो बाल वाटिका, आंगनवाड़ी, इन सबको ओपन करने की बात करी गई है किसमें, सेक्शन 11 में। तो ये भी जरूरी है, इसको भी आप ध्यान में रख लेना।
चैप्टर 4 आ जाता है जो कि आपका सबसे बड़ा चैप्टर है, अध्याय 4 है, जिसमें स्कूल की और अध्यापकों की रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि उत्तरदायित्व के बारे में बात करी गई है। ये यहाँ पर जो मैंने आपके लिए डाला है ना भाई, ये जो मतलब हेडलाइन टाइप, इसको जरूर ध्यान में रख लेना। इसलिए बोल रही हूँ कि जो चीज मैंने लिखी है ना वो बहुत जरूरी चीज आपके लिए लिखी है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखा आपके लिए, ठीक है। तो इसमें जो सेक्शन आ जाते हैं वो आपके कितने आ जाते हैं, वो आपके 12 से 28 सेक्शन यहाँ पर आ जाते हैं। तो सेक्शन 12 को देख लो। सबसे पहले ये कहता है कि आप जो है अपने स्कूल में 25% सीट जो है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले बच्चे के लिए रखेंगे। जो बच्चे गरीब है, जो बच्चे कमजोर उससे आते हैं, परिवार से आते हैं, तो उनके लिए कितनी % सीटों को रिजर्व करना होगा सभी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को, तो 25% सीट्स को यहाँ पर रिजर्व करना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। और किस क्लास में, स्टूडेंट इन क्लास 1 ऑफ देयर स्कूल फॉर पुअर चिल्ड्रन, जिनकी एनुअल जो इनकम है वो 2 लाख रुपए से कम हो, यानी कि सालाना आय उनकी 2 लाख रुपए भी ना हो, ऐसे बच्चों के लिए आप 25% सीट यहाँ पर रिजर्व करके रखेंगे, ठीक है। हालांकि आज के प्राइवेट स्कूल तो अपनी मनमानी कर ही रहे हैं, बट यहाँ पर आरटी में ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। सेक्शन 13 की बात करेंगे। नो ट्यूशन फी, एडमिशन फी आप नहीं ले सकते हैं, कोई भी फीस आप बच्चे से नहीं लेंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन के टाइम पर, ठीक है। आप जब बच्चे का एडमिशन कर रहे हो तो अभी प्राइवेट वाले क्या करते हैं भाई, एडमिशन की फीस लेते हैं, ठीक है। एडमिशन की फीस वो लेते हैं और बहुत बढ़िया फीस यहाँ पर लेते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि कोई भी ट्यूशन फी, कोई भी एडमिशन फीस आप बच्चे से नहीं लेंगे, ट्यूशन फी भी नहीं लेंगे। और अभी जो आजकल आप देखते हो ना कि बच्चे का एडमिशन कराने के लिए आप एक एंट्रेंस टाइप पेपर दे दिया जाता है, वैसे वो मतलब फॉर्मेलिटी होती है, लेकिन कोई भी आप स्क्रीनिंग प्रोसेस यानी कि एंट्रेंस एग्जाम बच्चे का नहीं लेंगे, ये सेक्शन 13 में कहा गया है। आप किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसी चीज नहीं करेंगे, सिर्फ उसको एज बेस्ड एडमिशन देंगे और वो उस बच्चे का अधिकार है। ना तो उससे कोई ट्यूशन फी ली जाएगी, ना एडमिशन फी, कुछ भी नहीं, ना उसका कोई एंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा, बच्चे को सीधे तौर पर एडमिशन दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, सेक्शन 13, ठीक है। इसका जिक्र थोड़ा आगे भी आएगा तो इसको ध्यान में रखना। इसके साथ साथ जो सेक्शन 14 है वो क्या बोलता है कि प्रूफ ऑफ एज ऑफ एडमिशन, अगर किसी बच्चे के पास उसके एज का प्रूफ नहीं है एडमिशन के लिए तो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते हो। जैसे मान लो कोई बच्चा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं प्रेजेंट कर पाया आपने, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको एडमिशन नहीं देंगे, आप उसको एडमिशन देंगे। नो चिल्ड्रन शैल बी डिनाइड, आप उसको मना नहीं कर सकते हो। सेक्शन 15 कहता है लास्ट डेट ऑफ एडमिशन ऑफ चाइल्ड इज, वैसे तो 30 सितंबर होती है लास्ट डेट, लेकिन आप बच्चों को एडमिशन किसी भी टाइम, मतलब पूरे साल में किसी भी टाइम आप देंगे। आप ऐसा नहीं है कि उसको ये कह देंगे अब तो एडमिशन का टाइम नहीं है, हम नहीं लेंगे एडमिशन। बच्चे का एडमिशन आप थ्रू आउट द ईयर आप कभी भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये है, मतलब सिंपल सी बात ये कही गई है कि मना तो करना ही नहीं है, बच्चे को स्कूल में आपने एडमिट करना ही करना है। चैप्टर 16 है नो डिटेंशन पॉलिसी, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है नो डिटेंशन पॉलिसी। इसमें ये कहा गया है कि अगर बच्चा अगर मान लो किसी कारणवश फेल हो गया है तो आप उसको क्या नहीं कर सकते, आप उसको क्लास में मतलब रोक नहीं सकते, उसको आप फेल नहीं कर सकते, आप ऐसे समझो। चाइल्ड विल नॉट बी डिटेन्ड और डिटेन्ड एट एनी स्टेज अंटिल ही कंप्लीट्स एलिमेंट्री एजुकेशन, जब तक वो 8वीं तक की अपनी जो मूलभूत शिक्षा वो प्राप्त नहीं कर तब तक आप उसको डिटेन नहीं कर सकते हो, आप क्लास में रोक नहीं सकते, आप उसको फेल नहीं कर सकते हो, आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते हो, ऐसा कहा गया था। लेकिन फिर उसके बाद ना एक अमेंडमेंट यहां पर किया इस एक्ट के अंदर जो कि 2019 में हुआ, और इस अमेंडमेंट के तहत थोड़ा सा बदलाव यहां पर किया गया, क्योंकि बहुत दिक्कत होने लगी थी कि जो बच्चे बिल्कुल ही नहीं पढ़ पा रहे थे। तो उसके बाद थोड़ा सा इसमें बदलाव यहां पर किया गया कि इसमें क्या किया गया कि एक कॉमन टेस्ट यहां पर लिया जाएगा, ठीक है। जब भी आपका जो शैक्षणिक सत्र है जब वो आपका खत्म होगा एकेडमिक ईयर, तो उसमें एक कॉमन टेस्ट यहाँ पर लिया जाएगा 5वीं ग्रेड में और 8वीं ग्रेड में, 5वीं और 8वीं क्लास में, ठीक है। जब भी एकेडमिक ईयर खत्म होगा तो एक टेस्ट लिया जाएगा। अगर बच्चा फेल हो जाता है तो उसको एडिशनल इंस्ट्रक्शंस दी जाएगी, मतलब उसको थोड़ा सा स्पेशली देखा जाएगा और उसकी जो लर्निंग अपॉर्चुनिटी है उसको भी एक्स्ट्रा प्रोवाइड करी जाएगी और उसका 2 महीने के बाद फिर से रीटेस्ट लिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा इसमें अमेंड किया गया कि आप बच्चे का टेस्ट लो 5वीं और 8वीं के एंड में, और फिर अगर वो फेल हो जाता है तो आप उसको थोड़ा एडवांस में उसको थोड़ा पढ़ाओ, कुछ लर्निंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करो, फिर भी वो फेल हो जाता है, इफ द चाइल्ड फेल्स इन रीट्रेनिंग, तो फिर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वहां पर डिसाइड करेगी कि उसको डिटेन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मतलब ये वहां पर छोड़ दिया कि वहां की जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करेगी कि उस बच्चे को रोकना है कि आगे बढ़ाना है, ठीक है।
तो नो चाइल्ड कैन बी एक्सपेल्ड, बच्चे को स्कूल से बाहर नहीं निकाल सकते हो जब तक वो 8वीं कक्षा पूरी ना कर ले। मतलब कहने का ये है कि आप ये नहीं कह सकते कि ये बच्चा इसमें फेल हो गया तो हम इसको स्कूल से निकाल रहे हैं, एक्सपेल तो आप कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो ये अमेंडमेंट थोड़ा ध्यान में रख लेना, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 16 है जो कि नो डिटेंशन पॉलिसी की बात करता है, लेकिन बाद में उसको अमेंडमेंट कर दिया गया, उसका संशोधन यहाँ पर कर दिया गया। सेक्शन 16 कहता है कि आप किसी भी प्रकार का फिजिकल दंड नहीं देंगे, कोई भी मेंटल हरासमेंट बच्चे को, मतलब ये कि मारपीट नहीं करेंगे। ठीक है, मारपीट नहीं करेंगे, वो सेक्शन 17 बोलता है। सेक्शन 18 बोलता है कि अगर कोई भी स्कूल है वो मान्यता प्राप्त स्कूल होना चाहिए है, ऐसा कोई भी स्कूल नहीं होना चाहिए जिसके पास मान्यता ना हो। भाई कोई भी स्कूल है तो उसके कुछ स्टैंडर्ड है जो उसको फॉलो करने होते हैं, तो उसको रिकॉग्निशन मिलता है सरकार की तरफ से कि हाँ ये जो स्कूल है वो मान्यता प्राप्त स्कूल है, यहाँ से पढ़ने वाले बच्चे एक वैलिड शिक्षा लेंगे, मतलब इनवैलिड नहीं लेंगे। ठीक है, तो कोई भी स्कूल बिना सर्टिफिकेट के नहीं रहना चाहिए, ये सेक्शन 18 बोलता है। सेक्शन 19 कहता है इफ एनी स्कूल डज नॉट मीट द चेंज्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इट्स रिकॉग्निशन, अगर कोई भी स्कूल सरकार के द्वारा बनाए गए मानक को फुलफिल नहीं करता है तो उस विद्यालय की मान्यता यहाँ पर रद्द कर दी जाएगी। तो ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 19 बोलता है कि मान्यता रद्द कर दी जाएगी अगर आप सही से अपने स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करेंगे। सेक्शन 20 कहता है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास राइट है टू चेंज द स्टैंडर्ड सेट, भाई वहां की जो गवर्नमेंट है वो जो मानक है भाई स्कूल का क्या क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए वो चेंज करने का अधिकार वहां की जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वहां का होता है। तो ये इतना जरूरी नहीं है। बाकी सेक्शन 21 बहुत जरूरी है। सेक्शन 21 स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, आपने बहुत बार यहां से सवाल देखा होगा, एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। तो ये एक ऐसी कमेटी होती है जो मैनेज और कंट्रोल करने का काम स्कूल को करती है, यानी कि स्कूल का प्रबंधन की जिम्मेदारी इसकी है, स्कूल में क्या चीज कैसे होगी हर चीज को कंट्रोल करने का काम एसएमसी का होता है। ठीक है, तो एसएमसी के बारे में ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। अब एसएमसी में कितने मेंबर्स होते हैं ये आपको पता रहना चाहिए। तो एट प्रेजेंट जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है उसके अंदर 16 मेंबर्स होते हैं, 16 मेंबर टोटल में होते हैं। अभी 16 मेंबर में जो 50% है वो महिलाएं होंगी, 50% मतलब 8 मेंबर कितनी होगी, महिलाएं होंगी। आउट ऑफ 16 मेंबर, अब 8 तो ठीक है महिलाएं होंगी, लेकिन जो 75% है 16 की वो कौन होंगे, वो पेरेंट्स होंगे। पेरेंट्स कैसे, 75% होता है 3/4 हिस्सा, भाई 16 का 3/4 हिस्सा, तो जब आप इसको काटेंगे तो ये 12 होता है, यानी कि जो 12 सदस्य है 16 में से वो उस स्कूल के अंदर पढ़ने वाले बच्चों के माँ बाप होंगे, बच्चों के पेरेंट्स होंगे। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा 12 मेंबर्स कैसे कौन होंगे, पेरेंट्स होंगे, और जो बचे हुए 4 हैं वो कौन कौन होगा, एक हेडमास्टर होगा, एक टीचर होगा जो कि फीमेल होगा, और एक स्टूडेंट होगी वो भी फीमेल ही प्रेफर करी जाएगी, और एक विलेज का हेड होगा, गांव का प्रधान होगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रख लेना कि कितना तिहाई आपका पेरेंट्स होना चाहिए, तो 3/4 हिस्सा पेरेंट्स होना चाहिए, या आप कह सकते हो 75% आपका क्या होना चाहिए, पेरेंट्स होना चाहिए। ठीक है, बहुत जरूरी चीजें हैं ये जो मैंने अभी आपको बताई है। इसके अलावा चेयरमैन ऑफ द स्कूल मैनेजमेंट कमेटी क्या होगा, भी एक पेरेंट होगा, उसका चेयरमैन कौन होगा, पेरेंट होगा, और सेक्रेटरी जो है वो स्कूल का प्रिंसिपल होगा, और ये जो समिति है वो 2 साल के लिए बनाई जाती है। तो ये फैक्चुअल चीजें हैं जो आपको एसएमसी के बारे में पता होनी चाहिए है। आरटी पढ़ने का कोई फायदा नहीं अगर आपको ये नहीं पता। इसके अलावा सेक्शन 22 क्या कहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी स्कूल हेड टू प्रिपेयर, ये कहता है कि जो एसएमसी है स्कूल मैनेजमेंट प्लान है, ठीक है, ये जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, वो एसएमसी तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी थी, और जो स्कूल मैनेजमेंट प्लान है वो बनाने का काम किसका है, स्कूल हेड का होता है, इतना जरूरी नहीं है। सेक्शन 23 कहता है कि जो क्वालिफिकेशन है, रिक्रूटमेंट, भाई टीचर्स को आप सेलेक्ट करेंगे तो उनकी एक क्वालिफिकेशन होती है, टेट क्वालिफाई एग्जाम टीचर्स को लिया जाता है, हालांकि प्राइवेट स्कूल तो किसी को भी ले लेते हैं, लेकिन टेट क्वालिफाई एग्जाम का एक मिनिमम आप कह सकते हो एलिजिबिलिटी होती है, इसका जो जिक्र है वो सेक्शन 23 करता है आरटी एक्ट 2009 के अंदर। ठीक है, तो सेक्शन 24 इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है, बहुत जरूरी सेक्शन है, इसके अंदर आप जितना मर्जी स्टार लगा लीजिए उतना कम है। तो ड्यूटीज ऑफ टीचर और टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी के काम सेक्शन 24 बात करता है। इसके अलावा आपसे बारंबार ये सवाल पूछा गया है कि प्यूपल टीचर रेशो कितना होना चाहिए, यानी कि क्लास के अंदर कितने बच्चे हो तो उसके ऊपर कितने टीचर हो। तो प्राइमरी यानी कि जो 1 से 5वीं कक्षा तक के जो क्लास होती है, बच्चे होते हैं, उनके अंदर एक क्लास में अगर 30 बच्चे हैं तो वहां पर 1 टीचर होगा। अपर प्राइमरी में ये 5 बढ़ जाता है, 35 बच्चों पर 1 टीचर होगा। ठीक है, ध्यान में रखेगा, बहुत जरूरी है। ऐसे ध्यान में रखना, छोटे बच्चों का 30, बड़े बच्चों का 35, टीचर 1। ठीक है।
ऐसे ध्यान में रखना। अब इसके अलावा आपसे भाई घंटे भी पूछ लिए जाते हैं आपसे, ठीक है, आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि भाई कितने घंटे आपको कितना वर्किंग आवर होना चाहिए, कितने घंटे आपको वहां पर पढ़ाना होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि प्राइमरी में यानी कि 1 से 5वीं कक्षा तक की जो बच्चे होते हैं उनमें वर्किंग डेज तो आपके 200 होंगे और अपर प्राइमरी में 220 होंगे वर्किंग डेज, और वर्किंग आवर जो होते हैं वो 800 होंगे किसमें, प्राइमरी में, और 1000 होंगे किसमें, अपर प्राइमरी में। तो इनको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती, एक बार आंख से बस निकालना है आपको, 1-2 बार रिवाइज करना है, वो दिमाग में अपने आप बैठ जाता है, ठीक है। तो 200 और 220, 800 और 1000 ऐसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगर आपके बच्चे जो है वो 200 हो गए हैं तो आपको एक हेडमास्टर की रिक्वायरमेंट होती है, वो अभी नीचे आ जाएगा समझ में आपको। चलिए, वैसे कोई फिक्स नहीं होता है, लेकिन जो आपके एग्जाम्स वगैरह आते हैं ना तो उसमें ये सवाल आते हैं, इसलिए आपको ये चार्ट मैंने बता करके दे दिया है, तो इसमें से देख करके आप अपने आंसर को टिक कर लेना, वो गलत नहीं होंगे। चलिए, हम बात कर रहे थे किसमें भाई, 30 बच्चे हो तो एक टीचर, और 35 बच्चे हो तो भी एक टीचर, जो कि प्राइमरी अपर प्राइमरी है। नॉर्मल अगर देखें तो अगर आपके क्लास में 60 बच्चे तक हैं तो आपके टीचर 2 होने चाहिए हैं, 60 से 90 है तो आपके टीचर 3 होने चाहिए हैं, 91 से 120 है तो 4 टीचर होंगे, 121 से 200 है तो फिर टीचर कितने हो जाएंगे, 5 टीचर हो जाएंगे, ठीक है। अभी मैंने ऊपर कहा ना कि 200 बच्चे हैं तो मतलब आपके जो टीचर्स हैं वो आपके 5 हो जाएंगे, प्लस में एक हेडमास्टर भी हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसके अलावा आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि अगर 150 बच्चे से ज्यादा है तो फिर आप 5 टीचर लगाएंगे और एक हेड टीचर और आपका हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना भाई, ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान में रखना कि आपका एक हेड टीचर कब होगा और 5 टीचर तो आपके हो ही जाएंगे वहां पर, ठीक है। तो मोर देन 200 स्टूडेंट है तो आपका जो टीचर रेशियो है वो आपका चेंज हो जाएगा, फिर वो आपका चेंज हो जाएगा और कितना हो जाएगा, 40:1 हो जाएगा। 200 स्टूडेंट से कम है तो फिर आपका टीचर रेशियो वही रहेगा जो ऊपर था 30-35 वाला ही, और अगर आपका बच्चे 200 से ज्यादा हो गए हैं तो फिर जो टीचर रेशियो है वो आपका 40:1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, फैक्चुअल चीजें हैं, बाकी इसमें रटने की कोई जरूरत है नहीं। हेड टीचर कब हो जाएगा ये ध्यान में रख लेना, और ये तो आप 30-30-30 ऐड करते जाएंगे तो आप एक एक टीचर भी ऐड करते जाओ, इसको रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत जरूरी था 25वां सेक्शन। अब सेक्शन 26 आ जाता है कि कितने % सीट आपके टीचर्स की वैकेंट कितनी नहीं होनी चाहिए, तो 10% से ज्यादा वैकेंट पोस्ट एक स्कूल में टीचर की नहीं होनी चाहिए है, ये सेक्शन 26 बात करता है। सेक्शन 27 कहता है कि टीचर की ड्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है बहुत बारी, तो ये कहता है कि टीचर ड्यूटी किन कामों में लगाई जा सकती है, इसके अलावा किसी काम में टीचर की ड्यूटी नहीं लगेगी। हालांकि आप तो टीचर की ड्यूटी पता नहीं कहाँ लगा दे रहे हैं ये, लेकिन सेंसस में मतलब जनगणना में लगाई जा सकती है, चुनावी कार्यों के दौरान टीचर की ड्यूटी लगती है और लगाई जा सकती है, राहत और बचाव कार्य में कोई डिजास्टर आया, भूकंप वगैरह आया, कुछ भी आया, बाढ़ वगैरह आई है तो उसमें क्या है, आपकी ड्यूटी लगाई जा सकती है। इन 3 चीजों के अलावा एक अध्यापक की ड्यूटी कहीं नहीं लगेगी, ये सेक्शन 27 बात करता है। फिर है सेक्शन 28, प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकते टीचर, ये तो सबको ही पता होगा ना, अगर आप एक बारी टीचर इलेक्ट हो गए तो प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकते हैं, ये 28 बात करता है। अब आती है चैप्टर 5 की बारी, जिसमें करिकुलम यानी कि जो पाठ्यक्रम है उसकी बात करी जा रही है, और एलिमेंट्री एजुकेशन को कंप्लीट करने की बात चैप्टर 5 में बोलते हैं। इसमें जो आपके सेक्शन आ जाते हैं वो सिर्फ 2 सेक्शन यहाँ पर आ जाते हैं, एक सेक्शन 29 आ जाता है और एक सेक्शन आपका 30 आ जाता है। चलिए, सेक्शन 29 क्या कहता है कि करिकुलम के बारे में बात करता है कि जो करिकुलम है आपका उसमें मतलब क्या राइट्स है, क्या ड्यूटी है करिकुलम की, वो यहाँ पर मेंशन करी गई है, जो भी बनाता है, जो भी चेंज करता है। तो अगर कोई भी चेंज आपके पाठ्यक्रम में किया जा रहा है एलिमेंट्री एजुकेशन में 1 से 8 तक, तो इसका आप रिटन नोटिफिकेशन डालेंगे न्यूज़पेपर में भी, और जितने भी स्कूल्स हैं वहां पर भी आप मेल वगैरह से करके बताएंगे कि हम इसमें चेंज कर रहे हैं, ठीक है। सेक्शन 30 बात करता है कि कोई भी बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं होगा, कोई बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं होगा अंटिल द कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जब तक बच्चा प्रारंभिक शिक्षा ना ले ले तब तक कोई भी, इट हैज बीन प्रोविजन दैट नो बोर्ड एग्जाम, कोई भी बोर्ड एग्जाम नहीं होगा। प्राइमरी एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद बच्चे को एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट यहाँ पर दिया जाएगा कि हाँ बच्चे ने जो मूलभूत जो शिक्षा है, जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसको कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 6 की बात करते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे के अधिकारों का संरक्षण की बात चैप्टर 6 करता है। बहुत जरूरी चीजें हैं ये, चैप्टर जो 6 है बहुत जरूरी है, ध्यान में रखिएगा। 31 से 34 यहाँ पर क्या आ जाता है, 4 सेक्शन आपके इसमें आ जाते हैं। सेक्शन 31 क्या कहता है कि बच्चों के अधिकारों के लिए यहाँ पर एक नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट बनाया जाएगा, जो कि NCPCR है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर बच्चे के जो चाइल्ड्स के जो
राइट है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये सेक्शन 31 बात करता है कि एनसीपीसीआर का फॉर्मेशन होगा बच्चों के चाइल्ड राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके बाद अगर कोई भी कंप्लेंट वगैरह आती है, कोई अगर बच्चों के चाइल्ड राइट से कोई खिलवाड़ करता है, कोई कुछ भी होता है, तो इससे रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट जो है वो सेक्शन 32 में बात करी गई है कि इसके निवारण के लिए एक तंत्र यहाँ पर तैयार किया जाएगा। ये सेक्शन 32 यहाँ पर बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट है 33 है आपका इजी है, मतलब इंपॉर्टेंट है 33 भी और 34 भी इंपॉर्टेंट है। तो सेक्शन 33 कहता है कि प्रोविजन ऑफ एक्ट, इसके नियम के प्रावधानों के लिए केंद्र सरकार को सलाह देने के लिए एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइजरी के लिए कौन सी कमेटी होगी? NAC, नेशनल एडवाइजरी कमेटी, और ये आपकी 33 सेक्शन में बात करी गई है। ठीक है, इसमें आपके 15 मेंबर से ज्यादा नहीं होने चाहिए है। सेक्शन 34 बात करता है, देखो स्टेट को सेंटर को तो एडवाइजरी कमेटी बन गई, स्टेट की भी तो बननी चाहिए ना। तो स्टेट एडवाइजरी जो काउंसिल है, जो कि आपका एक कमेटी होगी जो स्टेट को एडवाइज करने का काम करेगी इन नियमों को, इन प्रावधानों को लाने के लिए, तो ये यहाँ पर आपकी स्टेट की सेक्शन 34 में बात करता है और इसमें भी आपके 15 मेंबर से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान में रख लेना। 33-34 के अंदर आपके इन कमेटी की बात करी गई है जो कि एडवाइजरी कमेटी होगी। लास्ट सेक्शन आ जाता है चैप्टर 7 मिसलेनियस। इसके अंदर जो आपके बच जाते हैं वो आपके 4 सेक्शन आ जाते हैं, 35, 36, 37 और 38। तो 35 सेक्शन में क्या है भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट टू इशू डायरेक्शन, केंद्र सरकार जो है वो टाइम डायरेक्शन यहाँ पर निकालती रहेगी वहां की जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट है उनके लिए इस एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो इतना जरूरी नहीं है ये, लेकिन जो 36 है ये आप ध्यान में रखिएगा। नो एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट स्कूल पर कैपिटा फी, स्कूल एंट्रेंस। मैंने आपको कहा था ना पीछे अभी जब हम बात कर रहे थे कि कोई ट्यूशन फी नहीं ली जाएगी, कोई एडमिशन फी नहीं लिया जाएगा, कोई भी स्क्रीनिंग आपका पेपर नहीं लिया जाएगा, तो वो यहाँ पर इसकी बात करते हैं। सेक्शन 36 कहता है कि हमने जो सेक्शन 13 में पढ़ा था कि हम कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं लेंगे, कोई फीस वगैरह नहीं लेंगे, इस सेक्शन 13 के अगेंस्ट, और जब जो स्कूल है अगर वो विदाउट रिकॉग्निशन चल रहे हैं, जो हम सेक्शन 18 में पढ़ के आए हैं, और अगर स्कूल इवन आफ्टर रिकॉग्निशन, अगर किसी की रिकॉग्निशन मान्यता अगर आपकी एक्सपायर्ड हो गई है, उसके बिना भी अगर कोई स्कूल चल रहा है, तो उसके अगेंस्ट, जो कि हम 13, 18 और 19 सेक्शन में पढ़ के आए हैं, इनके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। कब तक? जब तक कि आप वहां की कंसर्न अथॉरिटी से परमिशन ना ले ले। ठीक है, वहां की जो भी सरकार है, वहां की जो कंसर्न अथॉरिटी है, उससे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, तब इनके खिलाफ कोई भी एक्शन वहां पर लिया जा सकता है। तो ये सेक्शन 36 यहां पर बात करता है। ठीक है, तो जितने भी आपके ये स्कूल्स वगैरह है, इनको एक तरीके का प्रोटेक्शन के बारे में बात करी गई है कि उनके खिलाफ तभी कार्रवाई की जाएगी जब आप वहां की कंसर्न अथॉरिटी से परमिशन लेंगे। ठीक है, 37 क्या कहता है? 37 कहता है दिस सेक्शन प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटीज अगेंस्ट लीगल सूट एक्शन। यानी कि ये सेक्शन एक तरीके से सरकार की और जो लोकल अथॉरिटी है उनको मतलब लीगल कार्रवाई से बचने के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम सेक्शन 37 यहाँ पर देता है। इतनी खास ये जरूरी नहीं है, जरूरी कौन सी थी वो मैंने स्टार लगा करके आपको बता दी है। सेक्शन 38 दैट इज द लास्ट सेक्शन ऑफ RT एक्ट 2009, पावर ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। वहां की मतलब जो भी आपके स्टेट गवर्नमेंट है, जो भी गवर्नमेंट है, जो भी जिसके अंदर भी वो स्कूल्स आते हैं, उनकी एक पावर होती है कि वो टाइम टू टाइम अपने रूल जो है जारी कर सकता है। तो ये सेक्शन 38 बोलता है। ठीक है, तो आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अगर निष्कर्ष की बात करें तो आपको ध्यान में रख लेना है 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चों की फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन की बात करी गई है, और अगर स्पेशल बच्चे हैं तो 6 से 18 वर्ष के बच्चे की। किस अमेंडमेंट के तहत? तो 86वां संविधान संशोधन के तहत ये चीज कही गई है। और कौन सा आर्टिकल यहाँ पर ऐड किया गया है? तो 21A आर्टिकल यहाँ पर ऐड करके जो कंपल्सरी एजुकेशन है उसको बात करी गई है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 25% सीट यहाँ पर रिजर्व होगी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, ये यहाँ पर बात करी गई है। और किसी भी स्कूल की 10% वैकेंट सीट नहीं होनी चाहिए टीचर की, ये बात करी गई है यहाँ पर। इसके अलावा प्यूपिल टीचर रेशियो की बात करी गई है कि जो प्राइमरी है उसमें 30 पर 1 टीचर होगा, और जो अपर प्राइमरी है उसमें कितने पर होगा भाई? 35 पर यहाँ पर 1 टीचर होगा। ठीक है, और जो वर्किंग डेज है आपके वो प्राइमरी में 200 होंगे, इसमें 220 होंगे, और जो वर्किंग आवर है वो इसमें 800 होंगे, और अपर प्राइमरी में 1000 घंटे की बात यहाँ पर करी गई है। अगर आपके जो बच्चे हैं वो अगर 200 से ज्यादा हो गए हैं, 200 या 200 ज्यादा, तो फिर आपके 5 टीचर हो जाएंगे, प्लस में 1 हेडमास्टर भी हो जाएगा। कहीं बार आपको 150 भी दिया गया तो आप 150 भी मान के चल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप जरूर ध्यान में रखेंगे, और ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता रहनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हमने RTE सेक्शन को
सॉरी आरटी जो आपका एक्ट है उसको अच्छे से डिस्कस किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया तो जरूर लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करने का काम प्लीज कर लेना अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो।